अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। कल की बदकिस्मत जो एक बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की कार्रवाई थी, उसके बाद भरपूर तौर पर पाकिस्तान ने भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने भी अपना जवाब दिया। कानून नाफिज करने वाले इदारे ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि आज खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह से दहशतगर्दों का और दहशतगर्दी का कला कमा करते हुए नजर आए, जिसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान की तरफ से भी हमारे जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। लेकिन नाजरीन, इस मेनेस को कहीं ना कहीं रोकना होगा। इसी के ऊपर अब हम बात कर रहे हैं और काफ़ी एक इसरार करके एक बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेस करके एक बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर आया जो एक कौमी कंसेंसस है वो क्यों नज़र नहीं आता। इतना इस कदर पोलराइजेशन और इस पूरे मामले को ज़ाहिर है ख़राब ही कर सकता है। बेहतर तो करने की इस पोलराइजेशन में कोई ना गुंजाइश है ना इसमें सकत है। इस पोलराइजेशन को कम करना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की, जिसकी लीडिंग पार्टी PMLN अपने वक्तों में जब वो अपोजिशन में थे ये कहते थे कि हमसे तो वज़ीर आज़म जो है वो हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। ये इमरान खान साहब के बारे में बात करते थे, तो इनसे जो है क्या तवक्को रखी जाए कि ये कंसेंसस फॉर्म करेंगे। आज जब वो खुद गवर्नमेंट में है वो क्यों कंसेंसस फॉर्म करने में नाकाम है? क्या ये उनकी जिम्मेदारी है? और क्या PTI की भी जिम्मेदारी नहीं बनती, जो कि उस वक्त पहले कहते थे कि अपोजिशन गैर जिम्मेदार है और अपोजिशन को मुल्क की कोई परवाह नहीं, इनको सिर्फ अपने केसेस में NRO चाहिए। बाय एंड लार्ज बतौर इवन प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान साहब का यही बयानिया था और हर तकरीर में वो यही बात तकरीबन करते करते नजर आते थे। लेकिन नाजरीन, अब जब वो खुद अपोजिशन में हैं, खुद जब वो अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं, उनका क्या बयानिया इससे कुछ मुख्तलिफ है? क्या उनको भी अपने या पूरी की पूरी PTI को भी सिवाय खान साहब के केसेस के अलावा किसी और चीज़ की परवाह है? गोया ये कि एक सूबे में उनकी एक बड़ी मुस्तहकम गवर्नमेंट है, लेकिन वहाँ पर भी हर रोज़ टूट फूट की खबरें आ रही होती हैं, आपस में भी इख्तिलाफात जो है वो सामने आ रहे होते हैं। फोकस कहाँ है नाजरीन? ये जो डी फोकस है ये खुदा न खास्ता ऑलरेडी मुल्क के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहा है, लेकिन आगे इन द डेज टू कम ये मज़ीद भी नाजरीन ऑब्वियसली और भी ये ख़तरनाक ही साबित होगा। इसमें कुछ भले की तो हम तवक्को नहीं रख सकते। और जब अपने मामलात पे राब्ता भी हो जाता है इस्टेब्लिशमेंट से, जो कि अब खुद PTI के जो हैं लोग भी क्लेम कर रहे हैं और कन्फेस कर रहे हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब ने भी कन्फेस किया कि जी इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता हुआ था जलसा मौखर कराने के लिए। ये तमाम तर राब्ते इन तरह के दहशतगर्दी की तरह के मसाइल के ऊपर क्यों नहीं हो पाते इनके? ये समझ नहीं आती बात। बहरहाल तमाम मामलात पे हम लोग आज गौर व खौज करेंगे और ख़ास तौर पर ये जो ऑपरेशन के हवाले से, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के हवाले से जो एक 20 अरब रुपए की मंजूरी है, ज़ाहिर है ये खुश आइंद है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट द मनी, इट्स ऑल्सो द विल पावर दैट काउंट्स। इसके अंदर साथ साथ इसमें विल पावर भी आना ज़रूरी है। इस बात में एक जो जिसे कहते हैं ना हुकूमती फोकस भी आना ज़रूरी है, बल्कि तमाम तर जो सियासी अशराफिया है या जितनी भी इस वक्त अलग अलग सेगमेंट्स हैं मुआशरे के, सोसाइटी के, उन सब का इस पर मुत्तहिद होना ज़रूरी है। वो इत्तेफाक कहाँ है? दिस इज़ द प्राइमरी क्वेश्चन। बहरहाल जो पैसे मुख्तस किए गए हैं, रकम मुख्तस की गई है, उस हवाले से और उन हवाले से अभी तक देखते चलिएगा हमारे पास क्या है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी, दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, दुश्मन क़ुव्वतें चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना चाहती हैं। वज़ीर आज़म, अफ़वाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल फराम करेंगे। सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जो अफरियत है उसको ख़त्म करेंगे वज़ीर आज़म। बहरहाल ये फ़िलहाल ये तो तमाम जो चीज़ें हैं वो हैं फॉर द नेशनल एक्शन प्लान, जिसके तहत ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिक्स भी नाजरीन जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी ज़ाहिर है कुछ एक जिसे कहते हैं ना, कुछ सेटलमेंट नहीं आ रही, कुछ ठहराव नहीं आ रहा। मखसूस नशिस्तों के फैसले के ऊपर ही बात कर लेते हैं। सुनने में आ रहा है कि जो कानून साजी है वो जुडिशल पैकेज, उसके ऊपर भी हमने कल भी प्रोग्राम में बात की है और अभी तक मखसूस नशिस्तों का फैसला अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। जो इसमें विनिंग पार्टी है PTI, वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं और उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लिया है। जैसे कि इसके बरक्स सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू भी दायर किया गया है अग्रीव्ड पार्टीज़ की तरफ से, जिसमें पीपल्स पार्टी, PMLN और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तीनों शामिल हैं। PTI के जो इस हवाले से जो रुजू है सुप्रीम कोर्ट का, उन अहवाल देखते चलिएगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का अब बाकायदा रुजू भी कर लिया है। PTI की जानिब से दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए और आज़ाद अरकान की वाबस्तगी से सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का कहना दुरुस्त नहीं कि इस फैसले पर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन ने मुतफर्रिक दरख्वास्त नेक नियती से दायर नहीं की।
याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने 7 अगस्त को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों में रुकावट पैदा कर रहा है। तहरीक इंसाफ का आइन और कानून के मुताबिक बुनियादी ढांचा मौजूद है। PTI का ये मौक़िफ़ है। PTI ने 3 मार्च को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया और इसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा भी कराई। इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि पार्टी वाबस्तगी के सर्टिफिकेट्स पर कार्रवाई मुकम्मल करे। तमाम मामलात पे नाजरीन कलेक्टिवली रोशनी डालेंगे और सेटलमेंट की बात करेंगे कि जब ये इशूज सेटल होंगे तब कंसेंसस आएगा कौमी मसाइल पर, या पहले कौमी मसाइल पर कंसेंसस आ जाए, ये इशूज बाद में चलते रहेंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज द आर्गुमेंट? स्टे विद अस, वील बी बैक आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। जो ब्रेक से कबल इब्तदाइये में अर्ज़ किया है, बहुत सारे इशूज़ हैं और एक समझ नहीं आ रहा कि पहली चीज़ क्या करनी है। क्या पार्लिमानी इशूज़ को पहले रिजॉल्व करना है, या फिर ये जो कौमी नौइयत के मसाइल हैं जिनकी वजह से दहशतगर्दी के पै दर पे रोज़ बरोज़ के वाक़यात हमारे सामने आ रहे हैं, उनके ऊपर पहले गौर कर लिया जाए। जॉइंट हेयर ऑन द इंटायर डिस्कशन बाय नईम पंजोता साहब इन द स्टूडियोज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से स्पोक्स पर्सन भी हैं PTI के तमाम तरह मामलात पे, और खान साहब के बाय एंड लार्ज केसेस में यू आर द गो टू मैन। वेरी वार्म वेलकम आपका पंजोता साहब। मुनीब फारूक साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं, मायनाज एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट, और तमाम तर मामले पे अपने व्यूज़ और अपने ओपिनियंस रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद मुनीब साहब। बैरिस्टर अकील मलिक मुझे शॉर्टली यहाँ स्टूडियोज़ में ही ज्वाइन करने लगे हैं, उनसे भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव सब तमाम हासिल करेंगे। मुनीब फारूक साहब, आपसे अगर मैं बात का आगाज़ कर लूँ, आप क्या समझते हैं ये तमाम मामला कहाँ जा रहा है? क्या चीज़ पहले आएगी? ये एग एंड चिकन वाला आर्ग्यूमेंट बन गया है, क्योंकि PTI वाले कहते हैं कि आप डिजिटल दहशतगर्द हमें कहते हैं, तो आप असल दहशतगर्दों को कैसे पकड़ेंगे? आज आरिफ अलवी साहब का ट्वीट भी आपने देखा होगा यकीनन। तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये कहते हैं कि ये तमाम मामलात आप पीछे छोड़ें, ये 45-47 की बहस, पहले आप कौमी मसाइल के ऊपर आ जाएं और तब आप मुहिब वतन साबित करें अवाम के आगे अपने आप को। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो मसला इस वक्त तहरीक इंसाफ या हुकूमत के दरमियान है, या बाय एंड लार्ज देखा जाए, आई डोंट मिन्स द वर्ड, जो तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान है, ये जो सामने ये जो तलखी है, ये उसका एक प्रोडक्ट है, या अगर आपसे कहें बाय प्रोडक्ट है। अब ये मसले तो उस वक्त रिजॉल्व नहीं होंगे जब तक तहरीक इंसाफ के और एस्टेब्लिशमेंट के मसाइल हल नहीं होंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत मजबूत जमात है, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर, वोटर, अब जो हमारे सामने उसका टेस्टमेंट है वो यही नजर आता है ना, गरीब लोग इमरान खान के साथ खड़े भी हैं, जो छोड़ के जाते हैं वो सियासत की जो सफाई हस्ती है उससे मिट जाते हैं या बिल्कुल फेड आउट हो जाते हैं। तो वोटर भी साथ है, सपोर्टर भी साथ है, एक सूबे के अंदर हुकूमत भी है, सेनेट के अंदर भी प्रेजेंस है, कौमी असेंबली में प्रेजेंस है। तो अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि जी तहरीक इंसाफ का किसी चीज में कोई रोल ही नहीं होगा, वो तो एक बचगाना सी बात है। हाँ, अब इशू क्या है? देखिए, तहरीक इंसाफ जमात तो मजबूत है, लेकिन अभी जो उनको एक प्रॉब्लम है वो ये है कि उनके जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि तमाम तर मकबूलियत और हर चीज के बावजूद वो कबूलियत वाला बदकिस्मती से एलिमेंट उनके पास नहीं है। मकबूलियत है लेकिन कबूलियत नहीं है, राइट? कबूलियत नहीं है। अब इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। लोग कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ये कबूलियत वाला फैक्टर कहाँ से आ गया? बट इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या और हमारे मुल्क के अंदर तो ये हमेशा से रेलेवेंट रहा है, वेदर यू लाइक इट और इशू ये है। हाँ, वेदर यू लाइक इट और नॉट। और दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त एक हालात दरपेश हैं, अगर तो कोई भी प्रॉब्लम हो ना, ये ज़हन में रखिए कि वो अगर लंबा चले तो उसका मतलब ये होता है कि जो दोनों फरीकैन हैं उनकी पोजीशंस जो हैं उनमें थोड़ी थोड़ी तब्दीली की जरूरत है। तो हर एक को थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत होती है ताकि कोई रेजोल्यूशन निकल सके, कोई उसका कोई तरीका सामने आ सके जिससे एक स्टेप बैक। हाँ, लेकिन वो इस वक्त इशू ये है कि तहरीक इंसाफ का ये आर्गुमेंट है कि हम तो इन एवरी विच वे रियासती जबर का शिकार है। अब हमें इंतशारी टोला भी कहते हैं, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और हमारे लीडर को इंतशारी लीडर भी कहते हैं, हमें डिजिटल दहशतगर्दी भी हमारे खाते में डालते हैं, येट यू एक्सपेक्ट अस टू सपोर्ट यू इन एवरी नेशनल कॉज। तो ये बड़ा मुश्किल, ये उनका आर्गुमेंट है ना, मे बी बाय द मेन थिंग। बट मसला ये है कि जिस तरह के मसाइल अब हैं, बहुत सारी चीज, ये मैं तो एज अ कॉमन पाकिस्तानी ये कह रहा हूँ ना, इन माई हम्बल कैपेसिटी, के बियॉन्ड पॉलिटिक्स, रादर आई वुड से कि बियॉन्ड पावर पॉलिटिक्स कुछ चीजों को डील करने की जरूरत है। ये एक्सपेक्ट किसी उस जमात से जिसकी एक सीट है या उसकी भी बहुत एहतराम के साथ उससे एक्सपेक्टेशन कम है
जिसकी सीट ज्यादा है, जिसकी प्रेजेंस मौजूद है, जो मैटर कर सकती है किसी भी कौमी मामले में, उस जमात से एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है। लेकिन यानी पीटीआई से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। हाँ, वो हर एक की होंगी, और मेरे ख्याल में ये वो जगह है जहां पर शायद तहरीक इंसाफ को बहुत सारे एडिशनल चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी चाहिए, मुस्बत चीजें, कि जी ठीक है आप हमारे साथ ये कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कौमी मसला है तो इसमें हम आपके साथ, इसमें हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, या जो अच्छा कोई भी काम होगा हम उसके साथ खड़े हैं। जरूर हैमर करवाएं अपने पॉइंट्स, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, जरूर हैमर करवाएं। बल्कि मुनीब साहब, मैं इस पे काउंटर में आपसे बाद में अर्ज करूंगी, क्योंकि वो लोग कहते हैं हुकूमत का काम है कि हुकूमत इनिशिएट करे नेगोशिएशंस, जैसे कि वो एक्सपेक्ट करते थे खान साहब से जब वो पीएम थे। ऑल्सो आई वेलकम बैरिस्टर अकील मलिक ऑन बोर्ड, वेरी वार्म वेलकम बैरिस्टर साहब। वजीर आजम के मुशीर हैं बराए कानून व इंसाफ और PMLN के MNA, और ज़ाहिर है तमाम तर बहस में आपका, मैंने नाजरीन को पहले ही बता दिया था कि आप इंशाल्लाह यू आर एक्सपेक्टेड टू जॉइन अस शॉर्टली। आपका मौक़िफ़ भी इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पंजोता साहब आप इस पे पहले रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि जो क्या कहते हैं गेंद है वो अब आपके कोर्ट में है इस वक्त। आपकी जमात, आपकी सीटें ज़्यादा हैं, और जो भी आपने सुन्नी इत्तेहाद के तहत कॉन्टेस्ट किया या PTI के तहत कॉन्टेस्ट किया, तो आप इस जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। अगर जलसा मनसूख करने के लिए खान साहब कहीं से डिक्टेशन भी ले लेते हैं, बात भी मान लेते हैं, 22 तारीख का जलसा 11th आवर कैंसिल कर देते हैं, तो इन कौमी नौइयत के मामले पे कहते हैं कि नहीं आप मुझसे माफ़ी मांगे, मैं क्यों माफ़ी मांगूं? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जलसे की बात की, तो जलसे की वजाहत हम हर रोज़ आकर दे चुके हैं कि 9 मई की तरह दोबारा एक इंसिडेंट या मुल्क के अंदर जो है वो उस वक्त जमातें जो हैं इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने मूव किया हुआ था, इस्लामी जमातों ने, ख़त्म नबूवत का मामला था, और तीसरा जो है बांग्लादेश की टीम भी। और आपने देखा कि मुल्क के अंदर जैसे कर्फ्यू नाफिज किया गया था, रोड्स बंद थे, मोटरवे बंद थी, हर चीज़ बंद थी, तो वो दोबारा जो है वो ऐसा इंतशार हमारे ऊपर मलबा ना डाला जाए जैसे पहले डाला गया। तो खान साहब ने इसलिए कहा कि बिल्कुल इसको मुलतवी करते हैं, लेकिन हमने आखिरी वार्निंग दी है क्योंकि ये हमारा आईनी हक है, और कौम को भी हमने गवाह बनाया कि अगर फिर ये ऐसा होता है तो फिर आप भी इस चीज़ के गवाह हों कि ये सारी ज़िम्मेदारी इस हुकूमत की होगी, फार्म 47 की, क्योंकि फिर यही करेंगे, क्योंकि हमने अपने आईनी हदूद के अंदर रह के पहले भी परमिशन ली, अब भी ली, और हम ये कहते हैं कि हमें जलसा करने दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि देखें, अगर आप पाकिस्तान के इदारों को इस तरफ लगा देंगे कि एक पार्टी को आपने क्रश करना है, उनको मारना है, पीटना है, उनके ऊपर मुकदमात बनाने हैं, उनको जेलों में डालना है, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करना है, उन्हें एक जमात को डीरेल करने के लिए जो आपके वसाइल हम इस्तेमाल करने हैं, जजेस के घरों में कैमरे लगाने हैं, जजेस को थ्रेट करना है, उनसे इस्तीफे दिलवाने हैं, तो फिर आप जो है मुल्क को या उसके इदारों को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्योंकि जिस इदारे की जो ड्यूटी होती है, अगर आप उस ड्यूटी से उसे हटा देंगे, अगर पुलिस को उसकी ड्यूटी से हटा देंगे, उसे कहेंगे कि आपका ये है कि लोगों से झंडे छीनना या लोगों के ऊपर तशद्दुद करना, या फौज को कहेंगे कि आप ये सारा मामला करें, तो डेफिनेटली उस महाज के ऊपर वीकनेस होती है। यानी दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी लड़ाई जो है वो असरअंदाज हो जाएगी, और सियासी जगहों पे उनकी एनर्जी अपने लोगों के ऊपर ही आपकी एनर्जी लगी होगी। तो आपकी भी तो कहीं और लगी है ना, जैसे कि मुनीब साहब ने कहा कि ये आपके नंबर ज्यादा है ना, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, एटलीस्ट शो सम काइंड ऑफ कंप्लायंस के आप कंप्लाई एटलीस्ट इन कौमी। मैं पहली बात आपको बताऊं, पहली बात बताऊं कि खान साहब से कल मुलाकात हुई, बड़ी 4 रुकावटों के बाद हो गई। खान साहब ने कहा कि देखें, जो उस वक्त हुआ है पंजाब के अंदर, जो हमारे अफसरान जो हैं शहीद हुए हैं, खान साहब ने उसके ऊपर भी अपनी गहरी दुख तशवीश का इजहार किया और अफसोस का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि यही वजह है जो मैंने पहले आपसे गुजारिश की, इसी तरह से जो KP में हो रहा है या बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, तो बड़ा अफसोस का इजहार किया। नंबर 1। नंबर 2, ये जो बात कर रहे हैं कि आप ये फार्म 45 वाला या 70 वाला ये किस्सा जो है हटाकर और आए जी मुल्क के हवाले से बात करें, तो हम भी यही कहते हैं कि आपको नहीं बनाया गया, आपको अवाम ने रिजेक्ट किया है। आप फार्म 45 की फार्म 47 की पैदावार है, तो लिहाजा आप मुल्क को आगे बढ़ने, वही वाली बात है कि आप मुल्क को आगे बढ़ने, जिसको अवाम ने नुमाइंदा, पहले मुर्गी आए तो फिर बात होगी। देखिए, जिसको अवाम ने नुमाइंदगी दी है वो है ना, वो करेगा। आप कौन होते हैं? अवाम आपसे पूछती है, हमने आपको बिठाया नहीं, आप कहते हैं कि हमने फलां एग्रीमेंट कर लिया है, वो कहते हैं शहीद हो रहे हैं हमारे मासूम निहत्ते शहरी, हमारे फौज पाकिस्तान के लोग, सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग, वो मामला साइड में रखे, थोड़ी देर के लोग का सिर्फ ये काम होगा कि लोगों की सर्वेलेंस करना, रिकॉर्डिंग करना, उनको जो है वो पब्लिश करना, उन्हें थ्रेट करना, और मुल्क जो है अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना, तो फिर ऐसे ही होगा। हम ये कहते हैं कि इदारों को अपने आईनी हदूद की जो उनकी ड्यूटी है वो परफॉर्म करें। आप दरअसल जिम्मेदार हैं कि यही धरा आपका है, आप लोग ये करेंगे, उनको वहां पर लगा के रखेंगे सियासी चीज़ों पे और अपने उनको उनकी आर्म ट्विस्टिंग के ऊपर, तो ये तमाम चीज़ें अफेक्ट होंगी। एनर्जीज आपने सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की वहां लगाई दी।
دیکھیں مونا، سب سے پہلی بات یہ کہ بالکل ڈال دیں، یہ بھی ہمارے پہ ڈال دیں، مطلب خود اپنی انٹروسپیکشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنی ہی ذمہ داری ہے اور اتنی ہی ماشاءاللہ سے میں کیا ہی اس کو کہوں کہ جس کو ذمہ دار بھی بنایا ہے اور جس کو اس ٹاسک پہ لگایا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے وہ بات چیت کرے، اچکزئی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، ان بیچاروں کو ہی نہیں پتہ، نہ ان کو کسی کانفیڈنس میں لیا جاتا ہے، نہ ان کو جلسہ منسوخ کرنے سے پہلے کچھ بتایا جاتا ہے. وہ بھی پہنچے ہوئے تھے، یہ بات ہے، گلا کر رہے ہیں. اور ان کو ٹاسک کیا دیا ہے؟ اگر واقعتاً ان کو ٹاسک دیا ہے سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا، ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے مائنس یہ 3-4 جماعتیں جس میں ہمیں بھی شامل کیا جاتا ہے، لیکن اصل تو ذمہ داری کی جو بات کی، بالکل منیب صاحب نے ٹھیک بات کی، جس کے پاس سیٹیں زیادہ ہیں اس کی ذمہ داری زیادہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ سیٹیں ہمارے پاس زیادہ ہیں تو ان کی ذمہ داری زیادہ ہے. آپ ان کی سیٹیں بھی تو نہیں مانتے نا؟ ہم نے بالکل مانی ہے، اتحاد کی ہیں، پی ٹی آئی کی ہیں، ہم نے بالکل مانی ہے نا ان کی سیٹیں. ہم نے تو دیکھیں پیپلز پارٹی نے ان کو دعوت دی کہ حکومت بنا لیں، ہم نے بھی کہا جائیں جی حکومت بنا لیں. زیادہ کلیم کرتے ہیں واقعتاً آپ کی اکثریت زیادہ ہے پارلیمان کے اندر، آپ بنا لیں. ادھر بھی حکومت نہیں بنائی. اتنا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے، کیا وہ کمیٹیز میں ہو، کا وہ یہ آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، بس ایک احتجاج کے لیے ڈرامہ کیا جاتا ہے، دری بچھا دی جاتی ہے. ویسے آپ نے خبر بریک کی تھی کہ رابطہ ہوا تھا، یہ آپ نے ہی ایک طرح سے کنفرم کیا تھا. میں نے رابطہ حکومت کے رابطے کا کہا تھا کہ رابطہ ہوا ہے، اور until this day I stand by it، کیونکہ ان کی جو لیڈرشپ ہے کے پی حکومت، جو اس میں سی ایم صاحب ہیں، ان کو رابطہ، اور وہ کنفرم کیا انہوں نے خود کہا. یہ خبر میں نے بریک کی تھی، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کیا، اوپر سے 4 چیزیں اور شوگر کوٹ کر کے لگا لیں. اسٹیبلشمنٹ کا 2 ٹوک موقف ہے، نہ کوئی رابطہ ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے. رابطہ ہوا تھا، آپ کہہ رہے ہیں سویلین گورنمنٹ سے ہم نے ایز گورنمنٹ رابطہ ان سے کیا، ان کو بتایا کہ یہ سیکیورٹی صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے. اس کے بعد اب وہ اس کو شوگر کوٹ کر کے بتائیں اور وہ کہیں کہ جی میں پاگل ہوں. سب سے پہلے تو یہ پوائنٹ ہے کہ پاگل کو جلسے میں نہیں جانا چاہیے. مطلب یہ آپ نے کل انٹرویو میں دیکھا، یہ ایسی مزے کا خیز باتیں ہو رہی ہیں کہ ایسا مذاق ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ. گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہائیسٹ لیول سے رابطہ ہوا ہے، کیونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں تو کوئی چھوٹے موٹے لیول سے نہیں ہوا ہے. ان کو کہنا کہ نام بتا دیں. میں تو آپ بتا رہے ہیں، آپ نہیں بتا رہے. نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہی خبر بریک کی کہ گورنمنٹ ایکچولی got in touch with CM KPK. And who is the person who got in touch with CM KPK on government's behalf? Got in touch with CM KPK. آپ نے کہا نا نام بتا دیں، آپ نے بھی تو نہیں بتایا. میں حکومت کی ذمہ داری لے رہا ہوں نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے رابطہ کیا. نام بہرحال آپ کی طرف سے بھی نہیں، میں حکومت کا جب کہہ رہا ہوں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت میں سے ہی ہم نے رابطہ کیا، اور حکومت نے ہی رابطہ کیا. یہ اگر شوگر کوٹ کر کے کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، یس نے کیا، وہ کیا، اگر یہ بھی بیانیہ ہے مثال کے طور پہ مان لیا، پہلی تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اگر مان لیا تو کیا ایک کال پہ آپ ٹھوس ہو گئے؟ ایسے ہی ہے بھائی، ایک کال پہ آپ ٹھوس ہو گئے، آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا. لیکن منیب صاحب، آپ کی سورسز اس میں کیا کہتی ہیں؟ کس سے رابطہ ہوا ہے؟ گورنمنٹ نے رابطہ کیا ہے گنڈا پور صاحب سے، یا اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے؟ جیسے گنڈا پور صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہائی لیول سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا ہے ان سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، اور جو نارملی وزراء اعلیٰ سے جو رابطے ہوتے ہیں وہ کور کمانڈر کرتے ہیں. اور گنڈا پور صاحب کی بڑی اچھی کوارڈینیشن ہے کور کمانڈر پشاور کے ساتھ، اور گنڈا پور صاحب بڑے ریزنیبلی بہیو کرتے ہیں ان ایوری آفیشیل میٹنگ. ہی ایکٹس لائک این الیکٹڈ چیف منسٹر وچ از ویری گڈ، اور میرے خیال میں انہیں ایسے ہی کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جیسے ہمارے بھائی پنجوتا صاحب نے بھی کہا کہ اب کچھ کنسرنز ہوتے ہیں نا، وہ سیکیورٹی کے کنسرنز تھے، وہ گنڈا پور صاحب تک پہنچائے گئے. پھر گنڈا پور صاحب کو کس نے کہا، اور یا اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا کہ جی آپ اس کو اگر کریں گے تو پھر اس سے پرابلم زیادہ ہو سکتا ہے، مذہبی جماعتیں ہیں، ایک سینسٹیو ایشو ہے، مبارک ثانی کیس ہے. اور یہ میں آپ کو آن دا بیس آف انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ آلریڈی گورنمنٹ کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہو گئی تھی کہ جب ریڈ زون کے اندر وہ جلوس چلا گیا یا احتجاج چلا گیا تو ڈپلومیٹک سرکل سے بڑی ریزنٹمنٹ آ رہی تھی کہ یہ کیا تماشا ہے. آپ مطلب کہ آپ لوگوں کا ریڈ جہاں پر آگے ایمبیسیز ہیں، آپ تو اسلام آباد کے ریزیڈنٹ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا سیکیور ایریا ہونا چاہیے، بٹ وچ obviously نہیں تھا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو اس چیز کو اوورٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں تو پوری پی ٹی آئی نے سمیت عمران خان صاحب کے، اور اگر ایون میں کہتا ہوں جی اسٹیبلشمنٹ نے بھی رابطہ کیا یا جو بھی ہوا تو بڑا اچھا کیا. عمران خان صاحب نے بھی بڑا پروڈنٹ فیصلہ کیا کہ جی نہ 9 مئی دوبارہ ریپیٹ ہو، نہ کوئی فساد ہو.
बैरिस्टर अकील देखें उनके, आप अगर सियासी तौर पर इसको देखें ना मुनीब साहब, तो इसको इस तरह से भी देख रहे हैं और कारकुनान भी खासे गम गुस्से में थे पीटीआई के, और जैसे बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि वो एक कॉल पे ठुस हो गए, तो ये भी इसको एक देखने का एक लेंस है जो आप कह रहे हैं ना, जिम्मेदारी का मुजाहरा। वकील साहब का तो उनकी देखें, उनका अपना बैरिस्टर साहब का तो अपना खैर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनका एक पार्टी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो बिल्कुल स्कोर सेटल जरूर करें तहरीक इंसाफ के साथ, बट एज अ कॉमन पाकिस्तानी, एज अ जर्नलिस्ट, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा बसद एहतराम कि इमरान खान साहब तक ये बात पहुंचाई गई, जब उनके पास पहुंचाई गई वो शायद आराम फरमा रहे थे, स्वाति साहब गए, उन्हें बताया, वहां कोई इमरान खान साहब पे किसी ने प्रेशर नहीं डाला, ना उनको किसी ने धमकाया, ना किसी ने उनके पांव पड़े, उनसे के सामने कुछ चीजें शेयर की गई और लाइक एनी अदर रीजनेबल पर्सन उन्होंने कहा जी हाँ यार ये ठीक है, अगला डिले नहीं होना चाहिए। तो वो पूरी ये जी अच्छा, अगला जलसा आपको लगता है कि ये फिर हो जाएगा? क्योंकि यही तो बात है कि जो कुछ अभी अगर मंसूख किया गया, कैंसिलेशन आई या दिफा 144 नाफिज कर दी गई, तो वो तो 8 सितंबर को भी हो सकता है। देखिए होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर उस वक्त तो कोई बसद एहतराम कोई मजहबी जमातों का जुलूस इस्लामाबाद में नहीं होगा ना, एहतजाज नहीं हो रहा होगा, वो तो फिर बदनीति होगी एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे, वो तो बैरिस्टर साहब बताएंगे कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन बनती है या नहीं बनती। लेकिन मैं सिर्फ अगर अपनी बात मुकम्मल कर पाऊं, ना दबाव था, ना ही किसी ने पांव पड़े, लेकिन जो बदकिस्मती से जो लड़ाई है इमरान खान साहब की या तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से के साथ, वो स्क्वायर वन पे ही खड़ी है, वो उसमें कुछ तब्दीली नहीं है, और वो सबसे ज्यादा अलार्मिंग चीज है ओवरऑल हमारी जो पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स है उसके लिए। क्योंकि मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि किसी भी सियासी जमात के साथ एस्टेब्लिशमेंट का एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट टू दी एक्सटेंट कि वो एक आई नो इट मे साउंड अ लिटिल यू नो ओवर द टॉप, बट एक पिसिंग कॉन्टेस्ट के अंदर चला जाए कि हु यू नो अपसेट्स मोर, तो वो फिर वो बड़ा ही अजीब हो जाता है ना। अच्छा, ये आपने अहम बात की है कि आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब मामला यहाँ चला गया है कि कौन किसको ज्यादा अपसेट करता है, नाराज करता है, इस तरह से एक गोया ये कि लड़ाई लगी हुई है पीटीआई में और एस्टेब्लिशमेंट ने, तो पंजोता साहब ओपन सीक्रेट ना हो। हाँ जाहिर है, तो अब आप लोग भी उस लड़ाई में पीछे नहीं हट रहे, जैसे पीछे एक कदम लेने की बात की गई ना, और आपने अपने महमूद अचकज़ई साहब को भी, जाहिर है उन्होंने भी कहा था कि हम जलसा मकाम पर तरनौल पे हम गए हुए थे, वहाँ किसी ने हमें बताया तक नहीं कि जलसा मनसूख हो गया। देखिए बात यह है कि ये सारा मामला जिस तरह से हुआ, जिस तरह से मुल्क पूरे के अंदर कर्फ्यू नाफज किया गया, और अगर हमारे पास लोग ना होते या आवाम ने आना ना होता, तो फिर आपकी कांपें ना टाँकनी और 7 बजे दरवाजे जो हैं वो ना खुलवाए जाते। और अगर इनका राब्ता हुआ होता, अगर इनका राब्ता हुआ होता तो पहले दिन ही 22 तारीख को ही बयान आ जाता, क्योंकि जब देखा गया कि ये राब्ता किधर हुआ है, कि एस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं किया, तो फिर डेफिनेटली खान साहब ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जब इन्हें महसूस होता है कि हमारा कहीं राब्ता एस्टेब्लिशमेंट से हो रहा होता है, तो जनाब उस वक्त फौरन ये इनको 9 में याद आ जाता है, या नवाज शरीफ अपने कपड़ों की जो है ना वो अपना बैग चेक तैयार कर लेते हैं कि अपने असली घर जो है वो वापस जाना है। और देखें, यानी ये इनसिक्योर है कि आपका अगर दोस्ती दोबारा आपकी हो गई तो फिर इनका जो पत्ता है वो कट जाएगा। पैकिंग कौन करता है? पैकिंग वही करते हैं ना जो हमेशा डील करके जाते हैं और डील करके वापस आते हैं, स्टाम्प देते हैं, चले जाते हैं और फिर 4 साल बाद वापस आ जाते हैं। मुनीब साहब मुस्कुरा भी रहे हैं बहरहाल इस बात पे, वो और मैं आपको वाज़ेह कर दूं, वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि खान साहब ने बड़ा वाज़ेह 2 टोक मौक़िफ़ कहा है। उन्होंने कहा है कि फार्म 47 वाले जो है ना जी, फार्म 47 वाले कोई डिस्क्लेमर आ रहा है, किसी सूरत जी मेरे भाई है पंजोता साहब, अगर बुरा ना मनाए तो वैसे मैं ऑन अ लाइटर साइड कह रहा हूँ कि लड़ाई तो है ही दोस्ती की, कि किसकी दोस्ती एस्टेब्लिशमेंट से कितनी जल्दी और कितनी पक्की हो, और थोड़ी और कौन सी लड़ाई है। देखें बात ये ना, नहीं देखें बात ये ना कि जब खान साहब को उनकी आईनी हुकूमत को हटाया जा रहा था, तो उस वक्त इमरान खान जो है वो कहते हैं कि मैं ठीक है जी आपके मौक़िफ़ की तायद करता हूँ और जैसे आप कहते हैं मैं चलता हूँ। वो तो अपने असूल पे डट गए। और दूसरी बात यह है कि आज तक जितने मामला चलते रहे, 9 मई से पहले जब कहा गया कि इलेक्शन करवाते हैं, ये करते हैं, वो तो अपने असूल पे कायम रहे। और अब भी अगर उन्होंने डील करनी हो, बाहर जाना हो, भागना हो, या उन्होंने कहना हो कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते हैं, तो उनके लिए तो रास्ता आसान है, वो तो बाहर आ सकते हैं। यानी अगर लेकिन वो डील नहीं करते ना, वो डील पसंद करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम बातचीत करेंगे एस्टेब्लिशमेंट से, और उन्हें कहेंगे कि मुल्क के अंदर जो है आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, और मुल्क के अंदर कानून आइन की बालादस्ती तब होती है जब एस्टेब्लिशमेंट अपने हदूद के अंदर है, वो सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे। और हम तो खुलेआम कर रहे हैं, हम तो बैक डोर के ऊपर नहीं कर रहे कि पीछे पीछे बैठ कर कोई बात, हम तो खुलेआम करते हैं, हम तो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम तो खुलेआम मैसेज देते हैं कि आप
सियासत से दूर रहें। अभी भी मैं कह रहा हूँ, हम तो हमारा तो खुला मैसेज है, हम तो नहीं है कि डील के जरिए फार्म 47 की। वो कह रहे हैं कि लड़ाई ये है कि कौन ज्यादा करीब आ सकता है उनके एस्टेब्लिशमेंट के। आप भी इस रेस में पक्के खिलाड़ी हैं, मैं वही गुजारिश कर भाग रहे हैं। अवाम किधर खड़ी है? अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान ने डील करनी है, इमरान खान तो खुली ऑफर जा सकती थी ना कि अवाम उसके साथ खड़ी है ना। आपने एक प्रेस टॉक में कहा था कि आपको बड़ा दुख है कि अवाम पता नहीं क्यों मोहब्बत करते हैं, कैसे मैंने इसलिए कहा था, मैंने कहा ये मोहब्बत तो मानी ना आपने। नहीं, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत स्टॉकहोम सिंड्रोम है। मोहब्बत वो कल्ट बीमारी है, वो जहन साजी है जो एक जहन को मफलूज और माऊफ कर दिया गया है और कहा जाता है कि बस ये हमारा लीडर है, इसने कोई काला किया, चिट्टा किया, जो किया, बस हमें ऐसे ही ये चाहिए। तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है। इसको अगर आपके नाजरीन इसको गूगल करके देखें तो उनको भी पता चल जाएगा ये बीमारी असल में है क्या। और इस बीमारी इनको तमाम तर जितनी भी इस कल्ट फॉलोइंग के जितनी भी जमात के लोग हैं, इन सबको यही बीमारी है, स्टॉकहोम सिंड्रोम। इमरान खान साहब ने वो बीमारी लगाई है जिसमें कौन को शऊर आ गया है, जिसमें पता चल गया है कि असल चोर कौन है, इनकी बातों से तेरा कौन। नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं किया, नहीं इंटरप्ट नहीं किया ना, मैंने आपको नहीं किया। हालांकि मेरे से पूछ रहे थे, आपकी तरफ आए तो आपसे उनसे नहीं वो मैं बात कर रहा था। मैं बात कर रहा था। आपकी बात कंप्लीट हो गई ना, आपने अपना मौकफ दे दिया कि ये कौम को क्या किया गया, तो मैं उसको ये कह रहा हूं। पंजोता साहब मैं आती हूं आपके तरफ, बिल्कुल आप। मैं उस पे देखें, इनके अपने मौकफ ने इनके अपने मौकफ की नफी कर दी है। मुनीब साहब ने भी यही बात की। एक तरफ तो आवाम को कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट किसी किस्म की मुदाखलत ना करे, दूसरी दफा कहा जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट किधर है, आए एस्टैब्लिशमेंट को हम जफा डालें और गले लगा लें। बात यह है कि असल में किसी रास्ते से, किसी दरवाजे से बानी पीटीआई की, उनकी तमाम तरजमात की ये हत्तुल इम्कान कोशिश है कि किसी तरह हम इक़्तिदार में वापस आ जाएं और इक़्तिदार से लिपट जाएं। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव था, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी जो आइन में मौजूद है, वकील हैं, इनको खुद पता है। अब ये देखें कि आइन के अंदर तमाम तर तकाज़ों को पूरा करके अगर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, ये आइन हमारे खिलाफ कर दें। हमने तो नहीं कहा कर दें, क्या पता हो ही जाए, कर दें, देख लें, कर दें। अगर ये कहते हैं कि इनके पास अक्सरियत ज्यादा है, हुकूमत लेना चाहते हैं, तो आईनी रास्ता मौजूद है। आईनी रास्ते से ही इनको निकाला गया था और आईनी रास्ते से ही वहीं से वापसी है, दरवाजा दिखा दिया है आपको, ये आपकी मर्जी है। किसी किस्म की एस्टैब्लिशमेंट ऑन रिकॉर्ड है। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है हमारा सियासत से कोई अमल दखल, कोई लेना देना नहीं है। ये पता नहीं सियासत में दोबारा एस्टैब्लिशमेंट को घसीट के लेके आना चाहते हैं। मेरी तो मंतक इससे अच्छा, ये इस पे बात करेंगे क्योंकि वो कहते हैं पेटी इश्यूज है ना। वो कहते हैं हमारी वो खान साहब ने भी उन्होंने कहा कि अवन जैसे कमरे में रखा गया है। फिर आपने भी कहा था कि बुशरा बीबी भी कह रही हैं कि चूहे उनकी छत से टपकते हैं। ये सारे मामला चल रहे हैं। तो बहरहाल इसको वो कहते हैं कि ये हुकूमत का व्यू है। आप किन चीज़ों में पड़े हुए हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मुल्की इश्यूज देखें। वहीं दूसरी तरफ पीटीआई कहते हैं सबसे बड़े कौमी लीडर के साथ अगर आप ये रवैया करेंगे तो कंसेंसस कहाँ से आएगा? आफ्टर अ ब्रेक ऑन दिस। जी वेलकम बैक नाजरीन। मुनीब साहब, ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो एक पासदारी है उसके तहत आती है ना ये सारी चीज़ें, कि अगर कोई भी एक प्रिजनर है उसको आप बेसिक जो उसकी नेसेसिटीज़ हैं उनसे महरूम ना करें। और खान साहब मतलब ये अवन जैसे कमरे में रखना, उनकी अहलिया के जो है छत से चूहे टपकना, ये अजीब अजीब से मामला हैं। और वो कहते हैं वन केस आफ्टर अनदर बनाए जा रहे हैं क्योंकि कहीं पर इंडाइटमेंट नहीं होके दे रही लीगली। देखिए ये केसेस का तो खैर जो मामला है उस पर तो मैं बाद में सिर्फ कमेंट करूंगा, लेकिन ये जो उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा के कमरे में जो बताया जा रहा है कि ये जो चूहे आ गए, ये सब कुछ हो गया, ये तो देखिए मेरे ख्याल में इतनी वसअतुल कल्बी का मुजाहरा तो पंजाब हुकूमत को करना चाहिए। वजीर जेल खान आजाद को इंक्वायरी करवानी चाहिए और उसका तदारुक करना चाहिए कि बहरहाल वो एक प्रिजनर है। केसेस की मेरिट या डीमेरिट उसको तो खैर साइड पे रखें, लेकिन अगर वो वहां पर नमाज पढ़ना चाहती हैं या अगर वो वहां उस सेल के अंदर रह रही हैं और उनके कमरे में चूहे आ रहे हैं, तो ये तो कोई इंसानी रवैया नहीं है। और अगर हो रहा है तो उसको खत्म किया जाए, इसमें तो कोई आर्गुमेंट नहीं है। इसको कौन डिफेंड कर सकता है? मेरे ख्याल में तो इसको गवर्नमेंट खुद भी कोई डिफेंड नहीं कर सकती। इसी तरह इमरान खान साहब को जो अब तक सहूलियात मिली हैं, गवर्नमेंट कहती है जी बहुत ओवर द टॉप जाके हमने हर चीज दी है। वो कहते हैं मैं बहुत डिप्राइव्ड हूँ
اور سارے معاملات ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو ان کو وہ, بلکہ ایک جج صاحب تھے انہوں نے کہا جی پتہ نہیں کتنی درخواستیں آئیں تو میں نے تو ساری موسٹلی قبول کی ہیں جو سہولت کے حوالے سے ہے. بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیل ہی ہوتا ہے. جیل کون سا 5 اسٹار ہوٹل ہے؟ میرے خیال میں اللہ برے وقت سے بچائے, ہم تو شاید 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتے یا 5 منٹ برداشت نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کو تو سال سے اوپر ہو گیا, اور اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں, بے شمار تعداد لوگ ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں. بٹ دیکھیے میں اب آپ کو دوبارہ صرف یہی کہوں گا کہ اس پورے معاملے کے اندر جو اس چیز کو ذرا سمجھنے کی بھی ضرورت ہے ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی, کہ جب 2018 آیا اور 2018 سے پہلے جیسے پی ایم ایل این کو فارغ کیا گیا, میاں نواز شریف ڈسکوالیفائی کروائے گئے, سب کچھ ہوا, پی ٹی آئی اس کی بینیفیشری بنی, عمران خان صاحب کی حکومت بنی, وہ اقتدار میں آئے, وہ اس تلخی کی یا اس لڑائی جو کہ پی ایم ایل این ورسز اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی بینیفیشری تھی. ایگزیکٹلی اسی طرح آج گورنمنٹ ان پاور جو ہے وہ بینیفیشری ہے اس لڑائی کی جو کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے بیچ میں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں. اب ایشو یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کا ریورسل تھا وہ جلدی شروع ہو گیا. میاں نواز شریف صاحب 2019 کے آخر میں ہی ملک سے باہر تشریف لے گئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بھرپور اس کے اندر ان کی سپورٹ کی. لیکن جو یہاں معاملہ ہے وہ ریورسل نہیں ہو رہا. میں آپ کو صرف بریفلی میں اگر آپ کو بتا پاؤں کہ یہ بات جب میں کرتا تھا, مجھے ابھی بھی بہت سے ہمارے دوست تحریک انصاف کے کئی جو سپورٹرز ہیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یار اندھوں کو بھی پتا تھا کہ میں ایک عام جرنلسٹ ہوں. میں نے جب 2022 دسمبر گزرا تو مجھے آئی کوڈ سی اٹ کمنگ. میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یار جس سٹیج پر معاملہ چلا گیا ہے پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کو اس کا بہت نقصان ہوگا. الیکشن سے پہلے میں یہ کہتا رہا کہ سب سے بڑا نقصان تحریک انصاف کے ووٹر کو ہوگا. وہ کیسے نقصان ہوا؟ وہ نقصان ایسے ہوا کہ ووٹ ڈل گئے. میں تو خود ووٹر ہوں, میں نکلا, میں نے حالات دیکھے. جرنلسٹ بھی 100 جگہ آپ کو پتا ہے ہم فشنگ کے لیے نکلتے ہیں کہ یار کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. بالکل نارمل پریکٹس. آپ کو میں جو میری پریڈکشن تھی یا میری اپریہنشن تھی ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ لوگوں کا نکلنا, ووٹ ڈلنا, اس کے باوجود حکومت نہیں بن سکی. آج بھی جو حالت ہے یا جو حالات ہیں آپ یقین مانیے یہ اب irreversible موڈ کے اندر چلی گئی ہے یہ لڑائی. اور خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر کوئی سینٹی کسی جگہ پر بھی, میں تو کہتا ہوں نا کہ جتنے فریق ہیں ان کے دھرم کے درمیان سینٹی ہو, اگر سینٹی نے پریویل نہ کیا, حالات بہتر نہ ہوئے. یہ اس خدشے کو آپ نے کئی مرتبہ, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے دہرایا ہے اس بات کو, لیکن ایسے میں ظاہر ہے اور بھی چیزیں, یہ جو جوڈیشل پیکج کی ہم باتیں سن رہے ہیں, اب سینٹ سے بھی ابھی الیکشنز ایکٹ جو ترمیمی بل ہے وہ بھی ہو گیا ہے, پاس ہو گیا ہے. تو آپ لوگ بار بار گورنمنٹ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کہاں سے ایکسٹینشن ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, جوڈیشل پیکج آ رہا ہے. مطلب آپ لوگ کتنے اس بات پہ اتنے پکے کیوں ہوئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہو ہی رہی ہیں؟ دیکھیں جو اصل میں 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا ہے نا, اس کے لیے یہ آئینی ترامیم اور یہ ساری ترامیم لے کر آ رہے ہیں, کوئی ایکٹ لے کر آ رہے ہیں, کوئی ایکٹ کے اندر جو ہے ترامیم لے کر آ رہے ہیں, کوئی ایسا نیا سے نیا ایک پراپوگنڈا ہم ہر روز سنتے ہیں کہ یہ کیا جا رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے. اصل میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا ہے نا اس کو کور کرنا ہے. اب اس کے اندر اگر ججز کی تعداد بڑھائیں یا ایک جج یہاں پر جو انصاف دے رہا ہے, وہ کہتا ہے ججز کی تعداد کے بارے میں بھی ویسے بیرسٹر صاحب سنا ہے ہم نے, تو وہ تعداد اس لیے بڑھائی جا رہی ہے کیونکہ 8-5 سے فیصلہ سپریم کورٹ میں جب آیا تو دیکھ لیا گیا کہ لوگ جو ججز ہیں وہ زیادہ, جو انصاف دینے والے ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. تو لہٰذا اب اتنی تعداد بنائی جائے جو کہ ان کے فیور کیوں, یا پھر سینیورٹی کے حوالے سے جو ہم سن رہے ہیں کہ وہ بھی ایک جو ایک پریکٹس ہے, اس کو بائی پاس کر کے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لایا جائے یا قاضی فیصل صاحب کی ایکسٹینشن دی جائے. تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ ملک جو ہے ان کے مطابق چلے, نہ کہ آئین اور قانون کے مطابق چلے. تردید کر رہے ہیں, میں نے آپ سے سوال دیکھیں تردید کر رہے ہیں تو مخصوص نشستیں, دیکھیں تردید کر رہے ہیں تو مخصوص نشستیں کیوں چھینی گئی؟ تردید کر رہے ہیں تو آج بھی ری کاؤنٹنگ کے اندر دوبارہ کیوں گئے ہیں 79 جو ہمارا حلقہ ہے؟ اس لیے گئے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ تعداد جو ہے وہ بڑھے, اور تعداد اس لیے بڑھانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کالے قانون لائے جائیں. ہو سکتا ہے تعداد اس لیے بڑھانا چاہ رہے ہیں, ایک سمپل بات ہے نا, تاکہ ان کی میجورٹی مستحکم رہے, انٹیکٹ رہے اپنی جگہ پہ. اس سے کیا ہوگا؟ گورنمنٹ تو ویسے بھی ہے نا, جب تک آشیرواد ہے ان کا ہے, لیکن ہم تو ہمارے پاس تو حق ہے ایک احتجاج کرنے کا, اور ہم کرتے ہیں, ہم جلسے بھی کرتے ہیں, ریلی بھی کرتے ہیں, اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور 8 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کو اناؤنسمنٹ ایک ایسی ہوگی کہ جس میں 8 ستمبر کو 8 فروری کیونکہ وہ ڈاکہ ڈالا گیا بار بار 8 ستمبر کو انشاءاللہ اناؤنسمنٹ ہوگی, بالکل ہوگی. اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ہم نئی جو ہے آگے موو کریں گے اور بڑھیں گے. آپ کے ساتھ ہے کون اس موو میں؟ نہ جے یو آئی آپ کے ساتھ ہے, پی کے میپ کو آپ نے الگ ناراض کر دیا ہے. نہیں دیکھیں جو الائنس
से हमारा वो बिल्कुल इंटैक्ट है, किसी किस्म के उनके साथ कोई नहीं हमारी। JUI कह रहे हैं, उन्होंने क्लियर मौक़िफ़ दिया है। JUI देखिए, JUI के साथ जो है हमारी बातचीत चल रही है और इन्होंने कोशिश की कि उनको अपने साथ मिलाया जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया इनको। तो लिहाजा जो भी कानून और आइन की बालादस्ती की बात करेगा उसके साथ बिल्कुल और हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ बढ़ें। दूसरी बात ये रहेगी कि जो बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि जनाब देखें जी इनकी हुकूमत ऐसे हटी, देखें बाजवा साहब ने हुकूमत हटाई, कहाँ से आया साइफर, कौन सिंध हाउस के अंदर कहाँ पर मंडियाँ लगी हैं, और उसके बाद आप देख लें कि किसने फॉर्म 47 के मुताबिक इन्हें जितवाया। जी मुनीब साहब देखिए बात ये है कि मैं सिर्फ एक कहूँगा कि जो हुकूमतें एस्टेब्लिशमेंट बनाती है उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ही गिराती है। इमरान खान साहब को लेकर भी बाजवा साहब आए थे और गिराई भी बाजवा साहब ने हुकूमत। इसी तरह जो आज डिस्पेंसेशन है उसके पीछे भी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है और ये डिस्पेंसेशन उस वक्त तक मौजूद है जब तक एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी रहेगी। जब नहीं होगे तो जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत ना चल पाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बैरिस्टर साहब, आपकी भी अपनी कोई स्टैंडिंग नहीं है जिनके ऊपर आप तनकीद करते थे कि बैसाखियों पे आए हैं, अब आप उन्हीं बैसाखियों पे माशाल्लाह आप कायम दायम हैं। नहीं मोना, बिल्कुल कतन ऐसी नहीं, बस सद एहतराम मैं बिल्कुल इससे एक्सेप्शन लूँगा। हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है और आपने देखा कि हमारे जितने भी इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, हर किस्म के फ़ैसले में हमारे साथ खड़े हैं और फ़िलवक़्त मुल्की हालात इस तरह नहीं है। आपने देखा कि जो रिसेंटली कल बलूचिस्तान में हुआ, बड़ा अफसोसनाक एक वाक़या है, उस पर ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम जो है बाकायदगी से उस पर इंशाअल्लाह काम हुआ जा रहा है। और ये जो नासूर जिसको वापस मुल्क में लेके आया गया, दहशत गर्दी के नासूर को, क्योंकि आपने देखा कि ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म और उसके साथ जो दूसरा ऑपरेशन हमने किया कराची में, पूरा ऑल अक्रॉस द कंट्री, टेररिज्म और इस नासूर से हमने उस टाइम जान छुड़ाई। अब वो किसकी हुकूमत में वापस आया? PTI की हुकूमत में। आप कहते हैं डायरेक्ट उन्हीं पे तो आप इनके साथ कोई APC करें, कोई इनके साथ APC क्या की जाए? जो देखें, जो लोग आप दहशतगर्दों को, प्राइम मिनिस्टर ख्वारिजीज़ को वापस रीसेटलमेंट री इंटीग्रेशन के नाम पे लेके आए, इस मुल्क को दोबारा दहशतगर्दी के दहाने पे खड़ा कर दिया माज़रत के साथ। मतलब दीज आर फैक्ट्स, तल्ख हकीकत है लेकिन हकीकत है। अब इस हकीकत को देखते हुए मुनीब साहब से भी पूछ लें, वो भी आपको ये बताएंगे। आप किसी एक शख्स से पूछ लें, वो बच्चा ये कहेगा कि इनको रीसेटलमेंट री इंटीग्रेशन के नाम पे कौन लेके आया? लेकिन एनर्जीज की भी तो बात है ना, आप अपना फोकस फिर यहीं पर रखें, आप दो टोक अपना फिर यहीं पर सारी एनर्जी सर्व करें। आप तादाद बढ़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, वो मैं उसमें भी मैं आपको बिल्कुल बताऊं, अगर देखें, अगर किसी ने थोड़ा सा मुतालिया किया हो रूल्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर का, नेशनल असेंबली के जो हैं, मंगल का दिन प्राइवेट मेंबर डे होता है। हुकूमत के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। किसी एक प्राइवेट मेंबर ने अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स उसकी अपनी सोच में, समझ में, जहन में अगर कोई बात आती है तो उसे इंट्रोड्यूस कर दी। और इसी तरह जो एक मेंबर ने, खा उसका ताल्लुक हुकूमती जमात से क्यों ना हो, उन्होंने अगर ऐसी तादाद अगर इन्होंने पढ़ा होता तो शायद इनको पता होता। आप उसमें देख लें कि 17 से 23 की तादाद उन्होंने, मैं आपको थोड़ी सी इसमें इजाफा कर देता हूँ, 17 से 23 की जो तादाद है वो बढ़ाने का क्यों कह रहे हैं? आपका जुडिशल इंडेक्स है, पूछे इनसे कि किधर है आपका जुडिशल इंडेक्स? आप 130 पे या 124 पे या 129 पे खड़े हैं आउट ऑफ 140, जहाँ पे आप बात करें तमाम तर, अगर कोई एक मामला देखें, एक लार्जर बेंच बन जाता है, तमाम तर जजेस जो हैं, कोई एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का या सू मोटो का केस आता है, तमाम तर जजेस उसमें चले जाते हैं। तादाद बढ़ेगी तो रूटीन वर्क भी होगा। जो आम लोगों के मसाइल हैं, आम लोगों के केसेस हैं, आम लोग 23 साल जेलों में पड़े हुए हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता और 23 साल बाद याद आता है कि जी हाँ ये तो अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या आप पंजोता साहब, मैं मुनीब साहब इसको आपकी तरफ भी लाती हूँ क्योंकि आई थिंक वी मस्ट टॉक अबाउट इट। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कवामी मफाद के मामले के ऊपर? देखिए बात ये है, हाँ आई एम अवेयर, मैं मुझे पता है, मैं आप चलें आपका मैं व्यू पहले लेती हूँ, बेग योर पार्डन पंजोता साहब, आपका इस पे पहले व्यू आ जाए। ये कौमी नौयत का एक प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस किया जा रहा है, इस पे आप कमेंट करते हैं, देन आई विल गो टू द अदर जेंटलमैन। देखिए एक बात तो है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस का इशू तो है और वो तो चले, मेरे ख्याल में जितने भी प्रैक्टिसिंग लॉयर्स है, इवन बैरिस्टर साहब भी और पंजोता साहब सारे एग्री करेंगे, वो तो इशू है। बट इसका अल्टीमेट लिंक क्या है, किस चीज के साथ है? और माजरत के साथ हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े लोग चीफ जस्टिस रहे। मैं बैसियत एक कानून के तालिब इल्म के, मुझे 100 एतराज होते थे बंदयाल साहब के वक्त कि बहुत सारी चीजों के अंदर बंदयाल साहब ने वाजे, अब मैं कह सकता हूँ डंडी मारी बहुत से फैसलों के अंदर। लेकिन मैं उतने ही एहतराम से ये कहूंगा
کہ مجھے بحیثیت چیف جسٹس پاکستان قاضی فائزہ صاحب نے بھی بڑا مایوس کیا. آئی ریئلی ہوپ کہ میری مایوسی کنٹینیو نہ کرے اور آگے جو نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ کیا وجہ ہے اس مرتبہ آپ کی مایوسی کی منیب صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت سارے ایشوز کے اوپر کیونکہ اتفاق جیسے بیرسٹر صاحب کو بھی ہے ملک سے باہر جا کے پڑھنے کا، اور کچھ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوا. تو جو گورے ہیں وہ ایک بات کہتے تھے کہ جج جو ہے نا ہی شوڈ بی دا جینٹلمین فرسٹ اینڈ دا جینٹلمین لاسٹ. اگر قاضی کے اوپر، میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، قاضی کے اوپر حرف آ جائے تو وہ قاضی نہیں رہتا. کچھ چیزوں کے اوپر اگر آپ کو نیچرل جسٹس میں ہے کہ یار آپ کے خلاف اگر کسی بندے کا، آپ کا ذہن بھی کسی کے خلاف تھا کہ یار یہ بندہ میرے مخالف تھا، تو کیسز نہیں سننے چاہیے. یعنی خان صاحب کے کیسز ان کو نہیں سننے چاہیے تھے. آپ بڑا کلیئر کٹ آپ کا یہ موقف ہے. آپ کو لگتا ہاں کہ کچھ کیسز نہیں سننے چاہیے تھے، ان میں مجھے لگا کہ یار جتنا بڑا ہم نے ایک ایپیٹوم ان کو بنایا ہوا تھا وہ شاید مجھے بحثیت ایک پاکستانی کے مجھے مایوسی ہوئی. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے جو کہ آپ نے آج اسپیل آؤٹ کی ہے ہمارے ساتھ کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں سننے چاہیے تھے، جو کہ خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے کیسز جو ہیں وہ نہ سنے. تھینکس الاٹ. مجھے خان صاحب سے نہیں ہے، میں تو پرپسلی ایک اوپینین میرا ہے کہ نہیں سننے چاہیے تھے. ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں. انسیڈنٹلی آپ دونوں کے جو اوپینینز ہیں اس میں سے ایک ہی ہیں، بٹ گریٹفل فار یور ٹائم. اب آپ کی طرف میں آتی ہوں تاکہ ہم ذرا پولیٹیکلی اس پہ زیادہ بہتر بحث کر پائیں. پنجوتا صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک عوامی نوعیت کا مسئلہ ہے، عوام کو فائدہ ہوگا، ججز کی تعداد بڑھے گی، آپ بلا وجہ ہر چیز کو اپنے آپ سے نتھی کر لیتے ہیں. دیکھیں جیسے بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں، میرا موقف اس کے اوپر بڑا واضح ہے کہ آپ کی 3 ادوار کے اندر حکومت رہی ہے. کیا آپ نے کبھی پہلے بات کی ہے؟ یہ آپ نے آج تک کیوں نہیں تعداد بڑھائی؟ اور آپ آج کہہ رہے ہیں جتنے ہائی کورٹس ہیں وہاں پر کیا تعداد پوری ہے؟ کیا لوئر جوڈیشری کے اندر تعداد پوری ہے؟ انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے، کیا لوئر جوڈیشری کے اندر تعداد پوری ہے؟ اگر پوری ہے تو بتائیں. اور یہ جو موقع ہے یہ بڑا اہم ہے. اس موقع کے اوپر اچانک سے یا پلان کر کے یہ سارا کرنا وہ واضح بدنیتی آپ کی نظر آتی ہے، کیونکہ وہاں پر مخصوص نشستوں والا معاملہ پہنچا ہوا ہے. ریویو آپ نے فائل کیا ہوا ہے، اس ریویو کے اوپر آپ اس لیے گئے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے امپلیمنٹ نہیں ادھر کیا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، الیکشن کمیشن امپلیمنٹ نہیں کر رہا، اور آپ اس کو نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، بلکہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ ریویو فائل کیا ہے آپ نے. اور آپ نہیں چاہتے کہ ملک جو ہے قانون کے مطابق چلے. ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی، سپریم کورٹ میں درخواست ہے، نہیں سنائی جا رہی. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ 8 فروری ڈاکہ ہوا، وہ نہیں سنی جا رہی درخواست. ہزاروں اور درخواستیں جو سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگز ہیں. اس موقع کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ جو ججز انصاف والے ہیں یا انہیں ڈرا کے استعفے ان سے لیے جائیں، پراپرٹیوں کے دوسرے تیسرے یہ کر کے ان کے اوپر ٹرولنگ کر کے، یا پھر یہ کیا جائے کہ تعداد بڑھائی جائے، یا پھر تعداد بڑھائی جائے. تعداد بڑھائی جا رہی ہے. اب کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے اس پہ بھی ان کو مسئلہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ فیصل واڈا کو بھیج دو، بس وہ ٹرولنگ کرتا رہے، عطا تارڑ چلا جائے اور وہ بولتا رہے. مریم نواز صاحبہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے اور وہ ججز کو دھمکاتی رہے، جو مرضی ہے کرتی رہے، لہٰذا توہین عدالت کی کارروائی نہ ہو. چیف منسٹر پنجاب کو کہتے ہیں ٹرول کرتی ہیں. اگر تھوڑا پڑا ہوتا تو شاید میں بھی انلائٹن ہو جاتے. ایشو یہ ہے اس تمام تر چیز میں کہ یہ پرائیویٹ ممبر بل ہیں، یہ حکومت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پرائیویٹ ممبر بل بھجوائے جاتے ہیں جیسے اکبر اسبابر بھجوایا جاتا ہے. آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بات کمپلیٹ کروں. آپ کو بڑا موقع ملا اپنی بات کمپلیٹ کرنے کا. دوسری جہاں تک بات ہے، دیکھیں اب یہ خود ہی اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں. ججز کی اگر تعداد کوئی پرائیویٹ ممبر بڑھوانا چاہتا ہے بل کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے جوڈیشل انڈیکس کا آپ کو بتا دیا، میں نے حالات آپ کو بتا دیے. اس میں جو یہاں پہ بات کی کہ ہائی کورٹ کی سیٹیں اتنی خالی ہیں، معذرت کے ساتھ اگر اگین میں کہوں گا پڑھا ہوتا سمجھا ہوتا تو یہ بھی پتا ہوتا کہ یہ ہائی کورٹ کے ججز ہی وہاں سے انیشیٹ کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ کا جج اور پھر کمیٹی میں آ کے یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں. یہ پہلے یہ انیشیٹو ہائی کورٹ کا جج، یہ چیف جسٹس ہوتا ہے، وہ لیتا ہے. لوور جوڈیشری جہاں پہ آپ نے بات کی تو وہ ہائی کورٹ کے ججز ہی وہاں پہ انڈکشن کرتے ہیں، ایگزامز لیتے ہیں، اس کے بعد وہ تمام تر پروسیجر ہوتا ہے. ہم نے پریکٹس میں، میں نے اپنی 14 سالہ پریکٹس میں کم از کم یہی دیکھا ہے. اس کے اگر کوئی برعکس کوئی ایسی بات ہو تو پتہ نہیں یہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ ایک فرنٹ آپ نے ایکسپلین کر دیا. اب یہ ایکسٹینشن والا جو معاملہ ہے یہ آپ سے بڑے ایک معصومانہ کون مانگ رہا ہے ایکسٹینشن؟ کس کو دی جا رہی ہے ایکسٹینشن؟ وہ مجھے یہ بتائیں نا. پہلے نکال دینا نوٹیفیکیشن اگلے جو بھی سینیورٹی کے حساب سے بنتے ہیں. کیا پریسیڈنٹ ہے کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ صرف اگر مثال کے طور پہ قاضی صاحب کی اگر آپ بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ ہے نا پریسیڈنٹ اتنا بڑا 80 یا 70 دن پہلے ہو گیا، تو کون سی آگ لگی جا رہی ہے کہ ہو جائے گا
ان کا آ جائے گا کس مطلب مجھے I fail to understand کہ یہ کس چیز کی اتنی جلدی ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی کے ابھی نوٹیفیکیشن آ جائے گا. کوئی کس قانون میں لکھا ہے کہ آپ نے 3 مہینے پہلے یہ 4 مہینے پہلے کسی کا نکل آیا اور جو سینئر موسٹ ہے ان کا نکل آئے گا. جب پہلے نکلتے رہتے ہیں, جب پہلے پریکٹس ہے کہ 3 مہینے پہلے نکل آتا ہے اور 87 ڈے پہلے قاضی فیصل صاحب کا نکل آیا, تو اب کیوں لٹکایا جا رہا ہے؟ اور ججز کی تعداد پہلے 17 پوری ہے, پھر آپ کو کیوں مسئلہ ہے؟ اور تیسرا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی جج ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی آؤ لے کر آؤ, ریکارڈ لے کر آؤ, دھاندلی جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ لے کر, جیسے جہانگیری صاحب نے, تو یہ چاہتے ہیں کہ فوراً اس کا حل یہ ہے کہ کیونکہ اس کے خلاف ریفرنس کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, اسی اٹھاؤ اور بلوچستان ڈال دو تاکہ وہ چپ ہو جائے اور اپنی مرضی کا جج ادھر بٹھا دی جائے. جی بڑی خوشائن بات ہے کہ ڈاکے کے اوپر پردہ ڈالو, ڈالتے جاؤ پردہ ڈالتے جاؤ. آپ وہ جائیں باقی صوبوں کا بھی دیکھیں, باقی جائیں, ہیلپ آؤٹ کریں, جو وہ جتنا لوڈ ہے کام کا لیگل ورک کا اس کو اس میں کریں. اور ان کی ادھر ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ انصاف دیتے ہیں, ان کی ادھر ضرورت نہیں ہے. وہ جائیں. اس میں ضرور بتاؤں آرٹیکل 175A(3) کے تحت جو سینئر موسٹ جج ہیں وہی آپ کے چیف جسٹس بنتے ہیں. یہ آئین میں لکھا ہے, کوئی سبارڈینیٹ لیجسلیشن اس کو چینج نہیں کر سکتی. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, تو اس میں قباحت کیا ہے؟ جب آئین میں جو لکھا ہوا ہے تو آئین سے تو منحرف نہیں ہوگا وہ جا سکتا نا, آئین سے جو ہے منحرف نہیں ہو سکتی. اگر اس موقع کی بھی یہ بات کرتے ہیں تو اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے. رائٹ, یہ بھی بات ہے نا, تو آپ بھی سمجھ جائیں, پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن کرائیں. وائنڈ اپ ناظرین, تھینک یو فار واچنگ. اللہ تھینکس ٹو آل دی جنٹلمین ونس اگین.